धीरज से हम जीतते हैं। ये सिर्फ एक परिवार का मोटो नहीं था, आप जानते। ये तो जैसे एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसी कहानी की जो इंसानी हिम्मत और जज्बे की सारी हदों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जरा सोचिए, वो जगह अंटार्कटिका, 1915 की एक जमा देने वाली सुबह, चारों तरफ बस बर्फ की एक सफेद चादर जहां तक नजर जाए। यहाँ खोज और नाम कमाने का एक बहुत बड़ा सपना दम तोड़ रहा था और उसकी जगह ले रहा था जिंदा रहने का एक बहुत ही बेरहम, बहुत ही बेसिक सा मकसद। 28 लोग, सोचिए 28 लोग पूरी दुनिया से कटे हुए बर्फ के एक हिलते डुलते टुकड़े पर फंसे हुए थे और उन सब की आंखें, उनकी हर उम्मीद बस एक ही इंसान पर टिकी थी, उनके लीडर पर। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1914 में। इतिहास में इसे हीरोइक एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का मतलब खोज के उस वीर युग का आखिरी दौर कहा जाता है। देखिए, तब तक नॉर्थ पोल, साउथ पोल दोनों पर इंसान पहुंच चुका था। दुनिया के नक्शे पर जो भी सफेद अनजानी जगहें थीं, वो लगभग सब भर चुकी थी। लेकिन एक आखिरी बड़ा इनाम अभी बाकी था, एक ऐसा काम जो पहले किसी ने नहीं किया था, जिसे अंटार्कटिका की खोज का आखिरी सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता था। और एक शख्स था, अर्नेस्ट शैकल्टन, जिसकी नजरें बस उसी इनाम पर गड़ी थीं। अब ये अर्नेस्ट शैकल्टन कोई नए खिलाड़ी नहीं थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बर्फ के एक मंझे हुए बेचैन योद्धा थे। मतलब उनकी रगों में समंदर का नमक और कुछ नया खोजने का जुनून दौड़ता था। मर्चेंट नेवी में तपे थे और जो महान एक्सप्लोरर थे ना, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट, उनके साथ शुरुआती सफर में खुद को आजमाया भी था। तो शैकल्टन एक ऐसे लीडर बन चुके थे जो मुश्किलों को दूर से भांप लेते थे और उनसे भिड़ने की हिम्मत भी रखते थे। पर उनके अंदर एक आग थी, एक बेचैनी कि कुछ ऐसा कर जाऊं जो दुनिया याद रखे, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाए। देखिए, उनके जो पिछले एक्सपीडिशंस थे वो जबरदस्त तो थे, पर कहीं ना कहीं अधूरे रह गए थे। जैसे 1909 में अपने निम्रोड एक्सपीडिशन पर उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया था। वो साउथ पोल से सिर्फ 112 मील दूर रह गए थे। उस जमाने में कोई इंसान इतनी दूर दक्षिण तक नहीं पहुंच पाया था। इस वजह से ब्रिटेन में तो वो हीरो बन गए, लेकिन शैकल्टन के लिए ये जीत नहीं थी, ये एक बहुत करीबी हार थी। मंजिल के इतने पास से लौटने का दर्द वो कभी नहीं भूल पाए और यही अधूरा सपना था जिसने उन्हें किसी और बड़े, बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ ढकेल दिया। उन्होंने उस एक्सपीडिशन के बाद कहा भी था, वी हैव शॉट आवर बोल्ट, मतलब हमने अपना आखिरी दाव चल दिया है। लेकिन वो हार मानने वालों में से थे ही नहीं, बल्कि उसी अधूरी जीत ने उन्हें एक और भी बड़े और ज्यादा हिम्मत वाले काम के लिए उकसाया। वो काम था अंटार्कटिक महाद्वीप को जमीन के रास्ते पहली बार पार करना। सोचिए जरा, विडल सागर से लेकर रॉस सागर तक लगभग 1800 मील की एक ऐसी बर्फीली यात्रा जो दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल महाद्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक जानी थी। ये तो पागलपन जैसा था। अब ये जो प्लान था, जितना बड़ा था उतना ही मुश्किल और खतरनाक भी। इसमें एक नहीं, 2 जहाज लगने थे जो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स पे काम करते। एक तरफ था शैकल्टन का अपना जहाज एंड्योरेंस, उसका काम था मेन टीम को वेडल सागर के किनारे उतारना, जहां से वो पैदल यात्रा शुरू करते। और दूसरी तरफ बिल्कुल उस पार ऑरोरा नाम का दूसरा जहाज था। उसे रॉस सागर में सप्लाई के डिपो बनाने थे, मतलब खाने पीने और फ्यूल का इंतजाम करना था, ताकि जब शैकल्टन की टीम सफर के आखिरी थका देने वाले हिस्से में पहुंचे तो उन्हें सामान मिल सके। इस पूरे प्लान का सक्सेस पूरी तरह से परफेक्ट टाइमिंग और दोनों टीमों के बीच एक ऐसे तालमेल पर टिका था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शैकल्टन ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि ऐसे सफर पर आपकी स्किल से ज्यादा आपके कैरेक्टर का टेस्ट होता है। सोचिए, महीनों का अंधेरा, जमा देने वाली ठंड और खाना भी लिमिटेड। ऐसी हालत में इंसान का दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। इसीलिए उन्होंने अपनी टीम के 27 लोगों को बहुत सोच समझकर खुद एक एक करके चुना। उन्होंने सिर्फ बेस्ट नाविक या साइंटिस्ट नहीं ढूंढे, नहीं, उन्होंने ऐसे लोग चुने जो शांत रह सकते थे, जो पॉजिटिव सोचते थे और जो मेंटल प्रेशर झेल सकते थे। टीम में फ्रैंक वर्सले जैसे कमाल के नेविगेटर थे जो तारों को देखकर रास्ता बता सकते थे। तो वहीं लियोनार्ड हसी जैसे म्यूजिशियन भी थे जिनका बैंजो आगे चलकर क्रू का हौसला बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज बनने वाला था। तो अगस्त 1914
एक तरफ यूरोप में पहले वर्ल्ड वॉर की आग भड़क रही थी और दूसरी तरफ एंड्योरेंस जहाज ने इंग्लैंड को अलविदा कहा। साउथ की तरफ एक लंबे सफर के बाद वो पहुंचे साउथ जॉर्जिया आइलैंड। ये जगह अंटार्कटिका का गेटवे मानी जाती थी। वहां जो पुराने अनुभवी नाविक थे, उन्होंने शैकल्टन को वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि आगे वेडल सागर में बर्फ की हालत कई सालों में सबसे खराब है, बर्फ बहुत ज्यादा जमी हुई है। लेकिन शैकल्टन, उनका इरादा तो पक्का था, वो इतनी दूर वापस जाने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने सारी चेतावनियों को एक तरह से अनसुना कर दिया और वेडल सागर के उस खतरनाक बर्फीले पानी में आगे बढ़ गए। और वो अपनी मंजिल से बस 200 मील से भी कम दूर थे, मतलब सिर्फ एक दिन का और सफर। उनका सबसे मुश्किल समुद्री रास्ता लगभग खत्म हो चुका था। उन्हें लगा बस पहुंच ही गए। लेकिन जनवरी 1915 में किस्मत ने ऐसा खेल खेला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। समंदर की बड़ी बड़ी हिलती डुलती चादरें, जिसे पैकाइस कहते हैं, उसने एंड्योरेंस को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जहाज आगे बढ़ना तो दूर, हिल भी नहीं पा रहा था। वो बर्फ के एक विशाल जबड़े में बुरी तरह से फंस चुका था। अब ये जो पैक आइज है ना, ये कोई शांत जमी हुई झील जैसी नहीं होती। नहीं, ये तो एक जिंदा सांस लेते हुए दैत्य जैसा है। सोचिए, लाखों टन वजन की बर्फ की प्लेट्स समंदर की लहरों और हवा के जोर से लगातार एक दूसरे से टकराती हैं, खिसकती हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, जिससे एक भयानक, एक ऐसा प्रेशर बनता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्रू ने हफ्तों तक बड़ी बड़ी आरियों से, छीनियों से जहाज के आसपास की बर्फ काटने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस बर्फ की ताकत के आगे इंसान की हर कोशिश नाकाम थी। और बस यहीं पर खोज का वो महान मिशन जिंदा रहने के एक मुश्किल मिशन में बदल गया। यही वो पल था जो शैकल्टन के लीडरशिप का पहला और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान था। ज्यादातर लीडर ऐसी सिचुएशन में टूट जाते, हार मान लेते, लेकिन शैकल्टन ने निराश होने के बजाय इस भयानक सच्चाई को स्वीकार कर लिया। वो फौरन समझ गए कि उनका पुराना प्लान अब खत्म हो चुका है। कॉन्टिनेंट पार करने का सपना अब एक सपना ही रह गया है। उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। उनका जहाज अब सिर्फ एक जेल था जो बर्फ के साथ पता नहीं कहां बह रहा था, और अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने सभी 27 लोगों को जिंदा घर वापस लेकर जाना। तो अब वो अंटार्कटिका की लंबी अंधेरी सर्दियों में फंस चुके थे। महीनों तक सूरज का नामो निशान नहीं, टेम्परेचर 0 से बहुत बहुत नीचे। लेकिन शैकल्टन को सबसे ज्यादा डर इस ठंड या खाने की कमी से नहीं लग रहा था। नहीं, उनका सबसे बड़ा डर था निराशा, हताशा और बोरियत। ये एक ऐसा जहर है जो किसी भी मजबूत इंसान का हौसला तोड़ सकता है। वो जानते थे कि असली जंग बाहर की बर्फ से नहीं, बल्कि हर इंसान के अपने मन के अंदर लड़ी जानी है। और यहीं पर शैकल्टन की लीडरशिप कमाल कर गई। उन्होंने सब लोगों के दिमाग और शरीर को बिजी रखने के लिए एक सख्त रूटीन बना दिया। दिन की शुरुआत होती थी सफाई से और कुछ साइंटिफिक काम से। दोपहर में सोचिए, बर्फ पर फुटबॉल मैच होते थे, और शाम को लैंप की रोशनी में गाना बजाना, कहानियों का दौर चलता था। हर इंसान को, चाहे वो साइंटिस्ट हो या मामूली नाविक, रोज का कोई ना कोई काम दिया जाता था। इससे हुआ ये कि सब में एक मकसद, एक डिसिप्लिन और एक दूसरे से जुड़ाव की भावना बनी रही, और यही चीज थी जिसने उन्हें बिखरने से बचा लिया। शैकल्टन का मानना था, ऑप्टिमिज्म इज ट्रू मॉरल करेज, मतलब उम्मीद रखना ही असली हिम्मत है, और वो हर दिन इस बात पर अमल करते थे। उन्होंने पक्का किया कि टीम में कोई भेदभाव ना हो, अफसर हो या नाविक, सब एक जैसा खाना खाते, एक जैसे काम करते और एक जैसी मुसीबतों का सामना करते। शैकल्टन का जो ये अटूट भरोसा था ना कि हम सब घर लौटेंगे, वो एक कंटेजियस पावर बन गया। वो एक एक आदमी की मेंटल हालत पर नजर रखते थे, और जब भी कोई निराश होता तो पर्सनली उससे बात करके उसका हौसला बढ़ाते। सच कहूँ तो यही भरोसा उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन गया था। पूरे 9 महीने वो बर्फ के साथ बहते रहे। फिर मौसम बदला, बसंत आया, लेकिन अपने साथ राहत नहीं बल्कि और बड़ी तबाही लेकर आया। बर्फ अब तेजी से खिसकने लगी और प्रेशर बढ़ता ही चला गया। और फिर जहाज के लकड़ी के तख्तों के टूटने की, चरमराहट की वो भयानक, दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगी। एंड्योरेंस, उनका घर, उनका शेल्टर, बाहरी दुनिया से उनका आखिरी कनेक्शन, वो सब बर्फ की उस जबरदस्त ताकत के आगे दम तोड़ रहा था। अक्टूबर 1915 में शैकल्टन ने वो सबसे मुश्किल फैसला लिया, जहाज छोड़ने का हुक्म दिया।
उन्होंने जरूरी सामान, लाइफ बोट्स और अपने कुत्तों को बर्फ पर उतार लिया। हफ्तों तक वो अपनी आंखों के सामने अपने उस मजबूत जहाज को एक कागज की नाव की तरह धीरे धीरे टूटते हुए देखते रहे। और फिर 21 नवंबर 1915 वो दिन आया जब एंडोरेंस हमेशा के लिए उस बर्फीले समंदर में समा गया। अब 28 लोग दुनिया की सबसे सुनसान और खतरनाक जगह पर बर्फ के एक तैरते हुए टुकड़े पर बिल्कुल अकेले, बिल्कुल बेसहारा थे। उन्होंने अपने इस नए घर को एक मजाक में पेशेंस कैंप नाम दिया, मतलब धीरज शिविर। वो बर्फ के एक बड़े से टुकड़े पर जी रहे थे और उनकी बस एक ही उम्मीद थी कि ये टुकड़ा बहते बहते उन्हें पश्चिम की तरफ किसी जमीन के पास ले जाए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। वो सील और पेंगुइन का शिकार करके गुजारा कर रहे थे और हर सुबह उनकी आंख इसी डर से खुलती थी कि कहीं रात में उनके इस बर्फीले घर में कोई दरार तो नहीं आ गई। और फिर 5 महीने बाद वो बर्फ का टुकड़ा भी टूटने लगा। अब उन्हें अपनी छोटी छोटी खुली लाइफ बोट्स में उस खतरनाक बर्फीले समंदर में उतरना ही पड़ा। कई दिनों तक बर्फीले तूफान, दैत्य जैसी लहरें और जमा देने वाली ठंड, इन सब से लड़ने के बाद वो एक वीरान चट्टानी आइलैंड पर पहुंचे। नाम था एलिफेंट आइलैंड। पूरे 497 दिन, सोचिए 497 दिनों के बाद पहली बार उन्होंने अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन को महसूस किया था। लेकिन ये एलिफेंट आइलैंड किसी भी शिपिंग रूट पर नहीं था, मतलब वहां उन्हें कोई ढूंढने आ सकता है, इसकी कोई उम्मीद, जीरो उम्मीद थी। वो एक चट्टानी जेल से ज्यादा कुछ नहीं था। और यहीं पर शैकल्टन ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी को भी पागलपन लगेगा, एक सुसाइड मिशन जैसा। उन्होंने तय किया कि वो एक 22 फुट की छोटी सी लाइफ बोट में दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर ड्रेक पैसेज को पार करेंगे और 800 मील दूर साउथ जॉर्जिया के व्हेलिंग स्टेशन तक मदद के लिए जाएंगे। उस नाव का नाम था जेम्स कैर्ड। शैकल्टन ने अपने साथ 5 सबसे मजबूत लोगों को लिया। उन्होंने उस छोटी सी नाव को जैसे तैसे लकड़ी और कैनवस से ढककर थोड़ा मजबूत बनाया और फिर निकल पड़े उस नामुमकिन सफर पर। पूरे 16 दिनों तक वो तूफानी हवाओं और पहाड़ों जितनी ऊंची लहरों का सामना करते रहे। ठंड इतनी थी कि नाव पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जम जाती थीं, जिन्हें उन्हें लगातार तोड़ना पड़ता था, वरना नाव डूब जाती। ऐसे में बस फ्रैंक वर्सले का कमाल का नेविगेशन ही था जो उन्हें रास्ता दिखा रहा था। वो बादलों के बीच से बस कुछ सेकंड्स के लिए जब सूरज दिखता तो अपनी पोजीशन का अंदाजा लगा लेते थे और फिर एक चमत्कार की तरह 16 दिन बाद उन्हें साउथ जॉर्जिया का किनारा दिखाई दिया। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक जबरदस्त तूफान आया और उसने उन्हें साउथ जॉर्जिया के दक्षिणी किनारे पर उतरने को मजबूर कर दिया। ये इलाका बिल्कुल वीरान था, अनजाना था और चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ थे। मदद यानी जो व्हेलिंग स्टेशन था वो आइलैंड के दूसरी तरफ था, लगभग 22 मील दूर, और ये कोई सीधी सपाट दूरी नहीं थी। उनके और मदद के बीच अब एक बर्फीली अनछुई पहाड़ों की रेंज खड़ी थी जिसे आज तक किसी इंसान ने पार नहीं किया था। ये उनका आखिरी दांव था, सबसे मुश्किल। शरीर में जितनी भी ताकत बची थी उसे झोंक देने का वक्त था। शैकल्टन ने वर्सले और एक और साथी टॉम क्रीन के साथ बिना किसी टेंट, बिना स्लीपिंग बैग के, सिर्फ कुछ बिस्किट और एक रस्सी के सहारे उन पहाड़ों को पार करने का फैसला किया। पूरे 36 घंटे लगातार चढ़ाई, बिना एक पल सोए, और आखिरकार वो स्ट्रॉमनेस व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे। उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया। बिल्कुल जंगली लग रहे थे। चेहरे सील के तेल से काले, बाल और दाढ़ी बर्फ से जमे हुए, कपड़े फते पुराने। जब स्टेशन मैनेजर को पता चला कि ये तो अर्नेस्ट शैकल्टन है, जिन्हें दुनिया लगभग 2 साल से मरा हुआ मान चुकी थी, तो वो बस हैरान रह गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन शैकल्टन, उन्होंने 1 मिनट भी आराम नहीं किया। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, एलिफेंट आइलैंड पर फंसे अपने 22 लोगों को बचाना है। उन्होंने फौरन रेस्क्यू की कोशिशें शुरू की, लेकिन अंटार्कटिका की सर्दियों की मोटी बर्फ हर बार उनका रास्ता रोक देती। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 अलग अलग जहाजों से कोशिश की और तीनों बार उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा और वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा था। और फिर अपनी चौथी कोशिश में चिली की सरकार ने एक छोटा सा जहाज दिया, येल्चो। उस पर सवार होकर वो आखिरकार बर्फ को चीरने में कामयाब हो गए। 30 अगस्त 1916
4 महीने से ज्यादा के इंतजार के बाद जैसे ही वो एलिफेंट आइलैंड के पास पहुंचे, शैकल्टन ने दूरबीन से किनारे पर लोगों को गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। उन्होंने एक एक करके पूरे 22 लोगों को गिना। वो सब जिंदा थे। इस पूरे अभियान का हर एक सदस्य बचा लिया गया था, एक भी जान नहीं गई थी। तो देखा जाए तो ये मिशन अपने असली मकसद में तो पूरी तरह फेल हो गया था। उन्होंने अंटार्कटिका पार नहीं किया, उनका जहाज डूब गया, उनकी सारी साइंटिफिक रिसर्च भी खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी इतिहास की सबसे बड़ी नाकामियों में नहीं गिनी जाती, बल्कि ये लीडरशिप और सर्वाइवल की सबसे महान कहानियों में से एक बन गई। ये कहानी बताती है कि कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी असफलता ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। शैकल्टन की लीडरशिप में सब कुछ था, उम्मीद, हालात के हिसाब से ढलना, हमदर्दी, हिम्मत और वफादारी। जब सिचुएशन बदली तो उन्होंने जिद नहीं की, बल्कि अपना प्लान बदल दिया। उन्होंने अपने लोगों की फिजिकल और मेंटल दोनों ज़रूरतों को समझा। उन्होंने न कभी खुद उम्मीद छोड़ी और न ही अपनी टीम को छोड़ने दी। उन्होंने नाम और शोहरत के मिशन को एक कहीं ज्यादा जरूरी और इंसानी मिशन में बदल दिया था, अपने लोगों को जिंदा रखना और उन्हें उम्मीद से भरा रखना। उन्हीं के जमाने के एक और एक्सप्लोरर थे, एप्सले चेरी गेरार्ड। वो खुद स्कॉट के उस दुखद सफर का हिस्सा थे। उन्होंने शैकल्टन के बारे में एक बहुत मशहूर बात कही थी कि अगर मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं और उससे बाहर निकलना चाहूं तो मुझे हर बार शैकल्टन ही चाहिए। इससे बड़ी तारीफ किसी क्राइसिस लीडर की और क्या हो सकती है। शैकल्टन 1922 में एक और एक्सपेडिशन के दौरान उसी साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर हार्ट अटैक से गुजर गए और उनकी पत्नी की ख्वाहिश पर उन्हें वहीं दफनाया गया, उसी द्वीप पर जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी और जीती थी। वो हमेशा के लिए उसी जमीन का हिस्सा बन गए जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दी थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस शानदार नाकामी से हमें क्या सबक मिलता है। शायद सबक यही है कि असली महानता मंजिल पाने में नहीं है, बल्कि तब है जब मंजिल हाथ से छूट जाए और आप फिर भी अपना कैरेक्टर न छोड़ें। असली महानता अपनी टीम को, अपने लोगों को खुद से आगे रखने में है। अर्नेस्ट शैकल्टन की विरासत दुनिया के किसी नक्शे पर नहीं लिखी है। उनकी विरासत उन 27 लोगों की जिंदगी में लिखी है जिन्हें वो दुनिया के आखिरी कोने से जिंदा वापस घर ले आए थे।